हाय एवरीवन, आई एम एमन खान एंड वेलकम टू लॉ एड बाय एमन। सो अभी हमारा चल रहा है लॉ ऑफ टॉर्ट्स और आज का हमारा टॉपिक है न्यूसेंस। मैंने लास्ट वीडियो में डेफिमेशन कंप्लीट किया। नाउ न्यूसेंस मतलब होता है एक पर्टिकुलर पर्सन के एंजॉयमेंट ऑफ लैंड से इंटरफेरेंस करना। ऑलराइट, किसी भी चीज से, भले वो टैंजिबल हो या इनटैंजिबल हो, कॉन्सिक्वेंशियल होना चाहिए बस। यस। नाउ यहाँ ट्रेसपास और न्यूसेंस में क्या फर्क होता है? ट्रेसपास में तीन चीजें होती हैं। पहला है कि जो इंटरफेरेंस और फिजिकल इंटरफेरेंस होना चाहिए। दूसरा, जो पर्सन है प्लेंटिफ है उसकी प्रॉपर्टी के साथ होता है। और तीसरा कि जो इंटरफेरेंस हुआ है वो एक टैंजिबल ऑब्जेक्ट से होना चाहिए। यहाँ हो जाता है डिफरेंस। न्यूसेंस में जो इंटरफेरेंस होता है वो कॉन्सिक्वेंशियल होता है और ट्रेसपास में डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने जाके किसी अपने पड़ोसी के घर में जाके पेड़ लगा दिया बिना परमिशन के, वो ट्रेसपास हो गया। लेकिन अगर आपके घर का पेड़ की जो जड़ें हैं वो पड़ोसी के घर में निकल गई, उनकी गार्डन खराब कर दिया, उनका घर, उनकी प्रॉपर्टी खराब कर दी, ये हो गया न्यूसेंस। यस। मतलब जो ट्रेसपास में पर्टिकुलर पर्सन के पोजेशन के साथ इंटरफेरेंस होता है। यस। लेकिन न्यूसेंस में पोजेशन से कुछ रिलेशन नहीं है। एक इंसान अपने घर में रह के भी न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है अपने नेबर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके घर की दीवार नेबर से एडजॉइनिंग दीवार है और उसके घर की दीवार बहुत ज्यादा डैमेज्ड है ना, अगर वो दीवार नेबर के घर में गिर गई और उनके घर की चीजें डैमेज कर दी तो ये होता है न्यूसेंस। यस। वहीं अगर नेबर आपके घरों में पत्थर फेंक रहे हैं, वो हो गया ट्रेसपास। तो यहाँ थोड़ा बेसिक डिफरेंस होता है जो हमें समझना है। यस। ऑल्सो जो ट्रेसपास होता है वो टैंजिबल ऑब्जेक्ट से होता है, लेकिन वही न्यूसेंस इनटैंजिबल ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे बहुत ज्यादा ओडर आ रही है, जिससे बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है और वो आपके पड़ोसी को ट्रबल कर रही है। अनबेरेबल स्मेल है जो नॉर्मल इंसान भी बेयर नहीं कर सकता। ये न्यूसेंस होती है। आप अपने ही घर में हैं, आप किसी घर में ट्रेसपास नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने ही घर में रहते हुए कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे आपके आसपास वालों को प्रॉब्लम हो रही है, अनबेरेबल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऑलराइट, जैसे स्मेल हो गई, ओडर हो गया, गैस हो गई, फ्यूम्स हो गए, इन सबसे न्यूसेंस होता है जो कि इनटैंजिबल होती है। तो जरूरी नहीं है कि एक टैंजिबल ऑब्जेक्ट से ही करें, न्यूसेंस इनटैंजिबल ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है। नाउ न्यूसेंस दो तरह का होता है, पब्लिक, प्राइवेट। पब्लिक जैसे हम नाम से समझ रहे हैं, वो न्यूसेंस जो पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट करे, जैसे बीच और रास्ते में गड्ढा खोद देना, ये एग्जांपल है बहुत अच्छा पब्लिक न्यूसेंस का। यस। प्राइवेट न्यूसेंस का वो जो एक पर्टिकुलर पर्सन को अफेक्ट करे। पब्लिक न्यूसेंस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 268 ऑफ आईपीसी दैट सेज दिस। तो पब्लिक न्यूसेंस वो होता है जो पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट करे, जो कि क्राइम होता है। और प्राइवेट न्यूसेंस वो होता है जो एक पर्टिकुलर पर्सन को अफेक्ट करता है, जो कि सिविल रॉन्ग होता है। नाउ, क्या एक पब्लिक न्यूसेंस प्राइवेट न्यूसेंस भी हो सकता है? यस। जैसे एक इंसान ने बीच रास्ते में गड्ढा खोद दिया, यहाँ जो आने जाने वाले लोग हैं, जो पब्लिक एट लार्ज, वो अफेक्ट हो रहा है। यस। लेकिन हर एक इंसान सिविल सूट नहीं ला सकता। ये चीज करी गई मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को अवॉइड करने के लिए। इसलिए जो पब्लिक न्यूसेंस होता है वो क्रिमिनल ऑफेंस होता है। यस। यहाँ पे अगर एक इंसान आके उस गड्ढे में गिर जाता है, वहां हो जाता है प्राइवेट न्यूसेंस। मतलब पब्लिक एट लार्ज को तो अफेक्ट कर रहा है वो गड्ढा, लेकिन स्पेशल डैमेज किसको हुआ? उस पर्टिकुलर इंसान को जो आके गड्ढे में गिर गया। तो वो जो है वो सिविल सूट ला सकता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट। ये डिफरेंस होता है पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस में। और पब्लिक न्यूसेंस का प्राइवेट न्यूसेंस भी हो सकता है। और जो प्रूफ होता है स्पेशल डैमेज का, वो एक इंसान को, एक प्लेंटिफ को राइट देता है टू ब्रिंग सिविल सूट, टू इनिशिएट सिविल सूट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन जिसने पब्लिक न्यूसेंस करी है। यस। नाउ इन द केस ऑफ डॉक्टर रामराज सिंह वर्सेस बाबूलाल, इसमें डिफेंडेंट ने एक प्लेंटिफ के पास वाले घर में ब्रिक ग्राइंडिंग मशीन क्रिएट करी। यस। वो जो प्लेंटिफ था मेडिकल प्रैक्टिशनर था। उस ब्रिक ग्राइंडिंग मशीन की वजह से जो डस्ट उड़ती थी वो प्लेंटिफ के क्लिनिक पे जाती थी। उनका पूरा जो व्हाइट कोट होता था वो खराब हो जाता था और अलग ही लगता था, वो सब्सटैंशियल दिखता था वो चीज कि इट्स अ रेड डस्ट, जो कि प्लेंटिफ के घर को और प्लेंटिफ के क्लिनिक को खराब कर रही थी। इन दिस केस प्लेंटिफ ब्रॉट अ सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट फॉर न्यूसेंस एंड इट वॉज हेल्ड कि स्पेशल डैमेज हुआ है प्लेंटिफ को एंड परमानेंट इंजंक्शन वॉज इशूड अगेंस्ट द डिफेंडेंट रिस्ट्रेनिंग हिम फ्रॉम रनिंग हिज ब्रिक ग्राइंडिंग मशीन देयर। ठीक, मतलब ऑल दो ब्रिक ग्राइंडिंग मशीन से बाकी लोगों को भी परेशानी हो रही होगी, लेकिन स्पेशल डैमेज किसको हुआ था? प्लेंटिफ को, जिसका क्लिनिक था जो कि खराब हो रहा था। ना, जो प्राइवेट न्यूसेंस होता है उसका बेसिकली 3 एसेंशियल्स होते हैं। पहला कि जो इंटरफेरेंस है वो अनरीजनेबल हो। दूसरा, इट्स द इंटरफेरेंस विद द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। और तीसरा, डैमेज।
तो पहला है कि अनरीजनेबल इंटरफेरेंस होना चाहिए। नाउ हर चीज, हर छोटी ट्रिवियल चीजें जो है उसको हम न्यूसेंस मान के उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, जो अपार्टमेंट्स, कुछ अपार्टमेंट्स जैसे बहुत ही क्रैम्ड अप होते हैं, तो इन अपार्टमेंट्स में जो अपने नेबर्स होते हैं, अगर वो थोड़ा भी ज्यादा वॉल्यूम में चीजें सुनेंगे तो हमें थोड़ा बहुत बॉदर होगा। तो यहाँ हम इतनी छोटी चीजों के लिए सिविल सूट नहीं ला सकते, उनके अगेंस्ट न्यूसेंस के लिए उनको नहीं सू कर सकते। यस, वाई? क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती है वो अनरीजनेबल नहीं होती है। अनरीजनेबल वो होता है जो इंटरफेरेंस होता है दैट मे हैव कॉज डैमेज टू द प्लेंटिफ्स प्रॉपर्टी और मे हैव कॉज पर्सनल डिसकंफर्ट टू द प्लेंटिफ इन द एंजॉयमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। लेकिन जो डिसकंफर्ट होगा वो ट्रिवियल नहीं होगा। मतलब हमें दूसरों को उनका राइट एंजॉय करने देना है, उसकी वजह से हमें थोड़ा अगर प्रॉब्लम हो तो हमें सहन करना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा। जो इंटरफेरेंस होता है वो अनबेरेबल होना चाहिए। यस, तब होता है न्यूसेंस। जैसे अगर अपने पड़ोसी थोड़ा रेडियो सुन रहे हैं, उससे अपन को प्रॉब्लम हो रही है, दिस इज नॉट न्यूसेंस, वो थोड़ा बहुत बेयर करना पड़ता है। तो जब तक वो एकदम अनबेरेबली आपको नहीं अफेक्ट करता, यू कैन नॉट ब्रिंग अ सिविल सूट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, फॉर एग्जाम्पल, आपका जो नेबर है वो 3-3, 4-4 बजे रात तक पार्टी करता है, लाउड म्यूजिक बजाता है, देन दिस इज अनबेरेबल, राइट? तो ये चीज न्यूसेंस के अंदर आ सकती है। इन द केस ऑफ राधेश्याम वर्सेस गुरप्रसाद, ये केस है हमारा 1978 का। गुरप्रसाद एंड अनदर फाइल्ड सूट अगेंस्ट राधेश्याम परमानेंट इंजंक्शन के लिए, रिस्ट्रेनिंग देम फ्रॉम इंस्टॉलिंग एंड रनिंग अ फ्लावर मिल इन देयर प्रीमाइसेस। ना उनकी जगह पे ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा नॉइज थी उस लोकेलिटी में, तो उस फ्लावर मिल के आने से नॉइज जो होती है वो और बढ़ जाती है, अनबेरेबल हो जाता। इट वॉज अलेज्ड दैट सेड मिल वुड कॉज न्यूसेंस टू द प्लेंटिफ हु आर ऑक्यूपाइंग द फर्स्ट फ्लोर पोर्शन ऑफ द सेम प्रीमाइसेस। इट वॉज हेल्ड दैट जो ऑलरेडी एक नॉइजी लोकेलिटी है उसमें एडिशन हो जाता उस पर्टिकुलर फ्लावर मिल से। यस, तो जो प्लेंटिव थे दे वर एंटाइटल्ड टू एन इंजंक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट। नेक्स्ट इज उषाबेन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर। ये केस है हमारा 1978 का। इसमें प्लेंटिव जो था उसने डिफेंडेंट के अगेंस्ट इंजंक्शन का सूट फाइल किया उस पर्टिकुलर डिफेंडेंट की एक मूवी में जिसका नाम था जय संतोषीमा। उसमें जो गॉडेसेस थी दे वर शोन टू बी जेलस ऑफ ईच अदर, जिसको लेके प्लेंटिव जो थी उनकी रिलीजियस फीलिंग हर्ट हुई। इट वाज हेल्ड कि जो रिलीजियस फीलिंग है वो एक्शनेबल रॉन्ग नहीं होती और प्लेंटिव के पास ऑप्शन है, वो अगर उसकी रिलीजियस फीलिंग हर्ट हो रही है तो शी इज फ्री नॉट टू सी द मूवी अगेन। नाउ अगर एक पर्टिकुलर एक्ट बाकी जनरल इंसान के लिए न्यूसेंस नहीं है लेकिन वो आपके लिए स्पेशली न्यूसेंस है क्योंकि आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है, तो वो अलेजिडली जो क्रिएटर है न्यूसेंस का उसके अगेंस्ट सूट नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि है यू आर अ सेंसिटिव प्लेंटिव। यस, तो वो चीज जो नॉर्मली किसी के लिए न्यूसेंस नहीं है, अगर वो आपके लिए न्यूसेंस है तो यू कैन नॉट सू अ डिफेंडेंट फॉर न्यूसेंस। वो एक्ट जो कि वैसे एक्शनेबल नहीं है वो एक्शनेबल नहीं बन जाता जस्ट बिकॉज द प्लेंटिव इज सेंसिटिव। एक रीजनेबल एक्ट अनरीजनेबल नहीं बन जाता भले ही उससे प्लेंटिव को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ जस्ट बिकॉज वो जो प्लेंटिव है वो ओवर सेंसिटिव है। यस, तो अगर एक पर्टिकुलर नॉइज दूसरे लोगों को परेशान नहीं कर रही लेकिन जस्ट बिकॉज आपको माइग्रेन है या आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है वो आपको बॉदर कर रही है, वो चीज न्यूसेंस में काउंट नहीं होगी। इसमें हम केस देखते हैं रॉबिन्सन वर्सेस किलवर्ट का जो है 1889 का। नाउ प्लेंटिव का बहुत ही डेलिकेट ब्राउन पेपर वो स्टोर करता था। यस, डिफेंडेंट प्लेंटिव के लोअर पोर्शन में रहता था हु यूज्ड टू डू समथिंग दैट क्रिएटेड हीट। उस हीट की वजह से जो प्लेंटिव के ब्राउन पेपर्स थे वो थोड़े बहुत खराब हो गए और उनकी वैल्यू डिमिनिश हो गई। अब यहाँ वन प्लेंटिव सूट द डिफेंडेंट फॉर न्यूसेंस, इट वाज हेल्ड कि प्लेंटिव का जो ब्राउन पेपर था वो ओवरली सेंसिटिव था और जो डिफेंडेंट का एक्ट था वो रॉन्गफुल नहीं था। यहाँ प्लेंटिव के जो प्रोडक्ट है उसकी ओवर सेंसिटिविटी की वजह से उसको नुकसान हुआ और यहाँ पे डिफेंडेंट वाज नॉट हेल्ड लायबल। सेकेंड एसेंशियल इज इंटरफेरेंस विद द एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। नाउ इंटरफेरेंस दो चीजें कॉज कर सकते हैं, पहला इंजरी टू प्रॉपर्टी और दूसरा इंजरी टू कंफर्ट और हेल्थ ऑफ ऑक्यूपेंट ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी। यस, पहला है हमारा इंजरी टू प्रॉपर्टी। एक अनऑथोराइज्ड इंटरफेरेंस जो होता है एक पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉपर्टी के साथ जिस इंटरफेरेंस की वजह से उस प्रॉपर्टी में कोई नुकसान हुआ है। अब वो इंटरफेरेंस कैसे भी हो सकता है, बी इट विद टैंजिबल ऑब्जेक्ट और इनटैंजिबल ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर इंटरफेरेंस की वजह से उस प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है तो वो न्यूसेंस है। इसमें केस है सेंट हेलेंस स्मेल्टिंग कंपनी वर्सेस टिपिन। नाउ ये केस है 1865 का। तो जो डिफेंडेंट था उसकी कंपनी के फ्यूम्स की वजह से जो प्लेंटिव के घर के प्लांट्स और श्रब्स थे वो डैमेज हो गए। It was held that defendant was liable for nuisance. Second is injury to comfort or health.
नाउ ये जो इंजरी है एक पर्टिकुलर पर्सन के कंफर्ट में, एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी में कंफर्ट भी आता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी में कंफर्टेबली रह रहे हो कि नहीं, आपको हेल्थ प्रॉब्लम ना होने लगे अपनी ही प्रॉपर्टी में रहने से, नेबर की कोई न्यूसेंस से, यस, तो इट कम्स अंडर कंफर्ट और हेल्थ। तो अगर इंजरी हो रही है आपकी कंफर्ट और हेल्थ से, उस नेबर की कोई न्यूसेंस से, अब वो जो एक्ट है, जो रॉन्गफुल एक्ट है, न्यूसेंस जो आप बोल रहे हैं, वो इतना सब्सटैंशियल होना चाहिए जो दिखे कि यस इट इज द रीजन फॉर द इंजरी टू कंफर्ट और हेल्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेंटिफ। ट्रिवियल सी चीज जो है वो इंजरी नहीं कहलाई जाएगी। ये मैक्सिम है de minimis non curate lex, that means that law does not take account of very trifling matters। सीरियस इनकन्वीनियंस होना चाहिए और इंटरफेरेंस होना चाहिए विद द कंफर्ट ऑफ द ऑक्यूपायर ऑफ द ड्वेलिंग हाउस। यस, अगर एक पर्टिकुलर क्लब में रात के 3 बजे और टाइम में बहुत ज्यादा क्राउड आ रहा है, बहुत सारी नॉइज आ रही है, उसको भी हम न्यूसेंस कह सकते हैं। ये है बेलमी वर्सेस वेल्स का केस। थर्ड एसेंशियल एंड द लास्ट इज डैमेज। अनलाइक ट्रेसपास जो कि एक्शनेबल पर्सी होता है, जो न्यूसेंस होता है उसमें प्रूफ ऑफ एक्चुअल डैमेज चाहिए होता है। इन द केस ऑफ फे वर्सेस प्रेंटिस, ये केस है 1854 का। इसमें डिफेंडेंट के हाउस का जो कॉर्निस था, एक ऑर्नामेंटल पीस होता है जो कि वॉल पे अटैच होता है, वो प्लेंटिफ के गार्डन तक जा रहा था। यस, इट वाज हेल्ड कि मेयर फैक्ट के जो कॉर्निस है वो प्लेंटिफ के गार्डन तक जा रहा है, रेजेस अ प्रिजम्पशन कि जब पानी गिरेगा, जब बारिश होगी, तो उस पर्टिकुलर कॉर्निस की वजह से उसका गार्डन डैमेज होगा, and the same need not be proved. It was held to be a nuisance. Now next हम समझे nuisance on highway। अगर आप एक पर्टिकुलर हाईवे पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं जिससे उनके आने जाने वालों को प्रॉब्लम हो रही है, तो दैट विल अमाउंट टू न्यूसेंस। जरूरी नहीं है जो आपने ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया है वो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो बस, बट वो अनरीजनेबल होना चाहिए। इसमें हम 2 केस देखें। पहला केस है हमारा बार्बर वर्सेस पेनले का, जिसमें जो डिफेंडेंट का थिएटर था उसकी लाइन की वजह से, उसकी लंबी क्यू की वजह से प्लेंटिफ को प्रॉब्लम होने लगी। प्लेंटिफ का एक बोर्डिंग हाउस था जिसमें अनरीजनेबल इंटरफेरेंस होने लगा। जो डिफेंडेंट था ही वाज हेल्ड लायबल फॉर न्यूसेंस। ऐसे हमारा सेकंड केस है डॉयर वर्सेस मैंसफील्ड। ये केस है 1946 का। एक पर्टिकुलर वेजिटेबल की बहुत ज्यादा स्कैसिटी हो रही थी, तो एक इंसान जो वो वेजिटेबल बेच रहा था उसकी दुकान पे बहुत ज्यादा लंबी लाइन हो गई, जिसकी वजह से प्लेंटिफ को प्रॉब्लम हुई। वो जो पर्टिकुलर लाइन थी वो इतनी लंबी थी कि वो हाईवे तक पहुंच गई और प्लेंटिफ की और आसपास की दुकानों की जो एंट्रेंस थी उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट करने लगी। तो नेबरिंग शॉपकीपर्स जो थे उन्होंने न्यूसेंस के लिए डिफेंडेंट को सू किया। इट वाज हेल्ड कि जो डिफेंडेंट है वो लाइबल नहीं था क्योंकि वो अनरीजनेबल नहीं था, वो अपना बिजनेस अपने हिसाब से चला रहा था नॉर्मल वे में, और जो हुआ वो स्कैर्सिटी ऑफ पर्टिकुलर वेजिटेबल की वजह से हुआ, ना कि डिफेंडेंट की एक्ट्स की वजह से। नाउ लेट्स सी प्रोजेक्शन ऑन द हाईवे का क्या सिनेरियो होता है। आपका घर हाईवे के पास है और आपके घर से फॉर एग्जांपल एक पेड़ है, वो जो पेड़ है वो हाईवे तक जा रहा है, ओके, वो तब तक न्यूसेंस नहीं हो सकता जब तक वो पेड़ का जो ब्रांच है, कोई पर्टिकुलर पार्ट है वो पेड़ का, वो किसी पे गिर ना जाए। और वो भी न्यूसेंस तब होगा अगर ये प्रूफ हो कि जो डिफेंडेंट था उसको पता था कि वो पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल जो पेड़ है वो डैमेज था और वो गिर सकता था और लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था। इसमें हम एक केस समझे जो है नोबल वर्सेस हैरिसन। ये केस है हमारा 1926 का। इस केस में जो डिफेंडेंट था उसके घर में एक पेड़ था जो कि हाईवे तक जा रहा था, लेकिन वो हाईवे से 30 फीट ऊपर था। नॉर्मल वेदर में ही वो जो पर्टिकुलर पेड़ का ब्रांच था वो टूट गया, प्लेंटिफ को लग गई। It was held that defendant was not liable because the mere fact that the branch of the tree was overhanging was not nuisance, nor was the nuisance created by its fall, as the defendant neither knew nor could have known that the branch would break and fall. Now at the end, let's discuss the defenses. Now कुछ डिफेंसेस हैं जो कोर्ट मानता है जो कि वैलिड डिफेंसेस होते हैं जिसे हम इफेक्चुअल डिफेंस कहते हैं, और कुछ होते हैं जो इनइफेक्चुअल होते हैं जिसको कोर्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो फर्स्ट है इफेक्चुअल डिफेंस, जिसमें पहला आता है हमारा प्रिस्क्रिप्टिव राइट टू कमिट न्यूसेंस या ग्रांट। मतलब वो एक्ट जो कि अदरवाइज न्यूसेंस होता वो न्यूसेंस नहीं होगा अगर जो डिफेंडेंट था उसके पास वो पर्टिकुलर एक्ट को करने का राइट था। अगर एक इंसान 20 सालों से एक पर्टिकुलर चीज कर रहा है तो उसके पास लीगल राइट हो जाता है, उसके पास प्रिस्क्रिप्शन है वो पर्टिकुलर चीज करने का, है ना। अगर एक पर्टिकुलर इंसान अपने लैंड में एक पर्टिकुलर चीज कर रहा है, कोई एक्ट कर रहा है करीबन 20 सालों से, 20 ईयर्स उसका एक प्रिस्क्राइब टाइम है कि 20 साल या उसके ऊपर से अगर कोई इंसान अपने ही लैंड पे कोई एक्ट कर रहा है तो उसके पास प्रिस्क्रिप्शन है उस पर्टिकुलर एक्ट को करने का, लीगल राइट है उस पर्टिकुलर एक्ट को करने का, एंड दिस इज अ वैलिड डिफेंस इन द केस ऑफ न्यूसेंस। नाउ इसमें कैच ये है कि वो जो 20 ईयर्स वाला पीरियड है वो चालू होता है तब से जब से जो पर्टिकुलर एक्ट है वो न्यूसेंस बना। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ
स्टर्जिस वर्सेस ब्रिजमैन। नाउ इस केस में जो डिफेंडेंट था उसकी कन्फेक्शनरी थी जिसमें वो चीजें पाउंड करता था, उससे वाइब्रेशन होते थे 20 सालों से। उस टाइम तक जो प्लेंटिफ जो उसके पास रहता था उसको इस चीज से कोई इशू नहीं था। नाउ जब प्लेंटिफ ने अपना एक कंसल्टेशन क्लिनिक चालू किया, उस पर्टिकुलर पाउंडिंग से उसको बॉदर होने लगा। यस, नाउ व्हेन ही ब्रॉट अ सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट, और डिफेंडेंट ने जब ये डिफेंस लिया कि वो 20 सालों से वो चीज कर रहा था और प्लेंटिफ 20 सालों से रह रहा था, तो यहाँ पे डिफेंडेंट की जो प्लीट थी वो नहीं एक्सेप्ट हुई। क्यों? क्योंकि जो न्यूसेंस था वो कब से चालू हुआ? जब से वो पर्टिकुलर प्लेंटिफ जो था उसने कंसल्टेशन क्लिनिक चालू करी, वहां से 20 साल लेंगे। अगर कंसल्टेशन क्लिनिक चालू करने के 20 साल बाद ये चीज होती तो फिर डिफेंडेंट जो था वो ये डिफेंस ले सकता था कि नहीं, मैं तो 20 सालों से ये चीज कर रहा हूं और 20 सालों से इनका कंसल्टेशन क्लिनिक है और 20 सालों से ये भी उस चीज को बेयर कर रहे हैं पीसफुली। ऑल ऑफ अ सडन यू कैन नॉट कम एंड से इट्स अ न्यूसेंस। बट क्योंकि उसी टाइम उन्होंने कंसल्टेशन क्लिनिक चालू किया था एंड देन इट स्टार्टेड बिकमिंग अ न्यूसेंस फॉर हिम, द डिफेंडेंट वाज हेल्ड लायबल और प्लेंटिफ को डिफेंडेंट के अगेंस्ट इंजंक्शन मिला। सेकंड इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब अगर एक पर्टिकुलर डिफेंडेंट के पास उस एक्ट को करने का, जो कि न्यूसेंस बोला जा रहा है, उस एक्ट को करने की अथॉरिटी थी, तो वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस ले सकता है। इन द केस ऑफ हैमरस्मिथ रेलवे कंपनी वर्सेस ब्रांडी 1869 का केस है। इट वाज हेल्ड कि जो वैल्यू है एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी की, अगर वो डिप्रिशिएट होने लगी नॉइज की वजह से या वाइब्रेशन की वजह से या स्मोक की वजह से ऑफ द ट्रेन्स, यहाँ पे रेलवे कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल। नाउ ये थे इफेक्चुअल डिफेंसेस। नेक्स्ट इज इनइफेक्चुअल। उसमें हमारा पहला आता है न्यूसेंस ड्यू टू एक्ट ऑफ अदर्स। नाउ कभी कभी ये होता है कि एक से ज्यादा लोग इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं, नॉट टुगेदर, इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं और एक पर्टिकुलर न्यूसेंस कॉज करते हैं। यहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो ये डिफेंस नहीं ले सकता कि नहीं, मेरे अलावा वो लोग भी उसमें शामिल थे तो आप उसको सू करो। सेकंड हमारा आ जाता है पब्लिक गुड। ये कोई डिफेंस नहीं होता कि आपने एक जो एक्ट किया है, न्यूसेंस किया है, वो पब्लिक गुड के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्लेंटिफ के घर के बाहर आपने फ्री में खाना बांटना चालू कर दिया जिसकी वजह से उस प्लेंटिफ को नुकसान हुआ, वो जॉब पे नहीं जा पाया, वो चीजों के लिए लेट हो गया। यहाँ पे आप पब्लिक गुड का डिफेंस नहीं ले सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप फ्री में खाना बांट रहे थे तो यहाँ पे आपको न्यूसेंस के एक्शन से बचा लिया जाए। नहीं, आपके एक्ट ने प्लेंटिफ को नुकसान पहुंचाया है, आपके न्यूसेंस ने प्लेंटिफ को नुकसान पहुंचाया है, तो यू विल बी हेल्ड लायबल। थर्ड इज रीजनेबल केयर। आप एक पर्टिकुलर न्यूसेंस करने के बाद ये डिफेंस नहीं ले सकते कि यू टुक ड्यू केयर तब भी वो चीज हो गई। यस, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ रेपियर वर्सेस लंदन ट्रामवे कंपनी, ये केस है 1893 का। एक डिफेंडेंट के पास 200 घोड़े थे। उस टेबल की अनबेरेबल स्टेंच की वजह से आसपास के लोगों को प्रॉब्लम हुई एंड द पीपल स्यूड द डिफेंडेंट फॉर न्यूसेंस। डिफेंडेंट ने ये डिफेंस लिया कि उसने रीजनेबल केयर करा था एंड ही ट्राइड कि वो जो स्टेंच है वो आसपास नहीं जाए, लेकिन तब भी वो गई। तो द डिफेंस दैट मैक्सिमम पॉसिबल केयर वाज टेकन टू प्रिवेंट द न्यूसेंस फेल एंड द डिफेंडेंट्स वर हेल्ड लायबल। एंड द लास्ट, प्लेंटिफ कमिंग टू न्यूसेंस। अगर एक पर्टिकुलर न्यूसेंस हो रहा है और प्लेंटिफ उस जगह पे आ गया तो डिफेंडेंट जो है वो ये डिफेंस नहीं ले सकता कि प्लेंटिफ खुद उस पर्टिकुलर प्लेस पे आया था जहां न्यूसेंस हो रहा था। A particular defendant can be held liable even if plaintiff himself came to the place of nuisance and that nuisance was taking place long before that particular plaintiff went to the place. Now, this was nuisance, the essential public and private nuisance, and the defenses effectual and ineffectual. Stay tuned for my next video. Till then, good luck. Bye.